नंबर 2 एंड चैप्टर नेम इज़ अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, जिसे हिंदी में कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता की समझ। इसके बारे में हल्की सी इसकी आउटलाइन हम लास्ट वीडियो में कर भी चुके हैं, हमने सेक्युलर स्टेट के बारे में भी पढ़ा था। लेकिन इस वीडियो में और इस चैप्टर में हम इसको डिटेल से समझेंगे विद एग्जांपल्स, और हम ये जानेंगे कि जो ये टर्म है सेक्युलर, ये कितनी इम्पोर्टेंट है, इंडियन सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है। क्योंकि जो ये टर्म है ना सेक्युलर, इसको हमारे प्रियम्बल में भी मेंशन किया हुआ है, तो इसलिए आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री उठाकर देखें, वी हैव ऑलरेडी सीन कि किस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ और ऑन द ग्राउंड ऑफ बिलीफ एंड रिलीजन पीपल हैव एक्सप्लॉइटेड ईच अदर, कि एक दूसरे को धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया हुआ है, डोमिनेट किया हुआ था, परसिक्यूशन, एक्सक्लूजन, ये सब एक दूसरे के साथ किया। एंड प्लस इन टर्म के बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे और इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। एंड बिफोर गोइंग अहेड आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू दैट यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम अकाउंट एंड अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स एज वेल। आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। आपको इन सभी के लिंक लाइक हर सोशल मीडिया अकाउंट की एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे एंड यू कैन फॉलो मी। तो चलिए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं और आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के किसी ऐसे पार्ट में रहते हैं जहां पर क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म बहुत पावरफुल है। दैट मीन्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोग वहां पर बहुत ज़्यादा हैं। फंडामेंटलिज्म का मतलब होता है बिलीफ। तो आप किसी ऐसे पार्ट में रहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जहाँ पर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, और आप हिंदू या फिर मुस्लिम हैं और आपको वहाँ पर एक घर चाहिए रेंट के लिए, और आपको सिटीजनशिप भी मिली हुई है यूएसए की, आपको वहाँ की नागरिकता भी मिली हुई है। स्टिल पीपल आर रिलेक्टेंट टू गिव देयर हाउस टू यू, और लोग आपको घर नहीं दे रहे हैं रेंट के लिए। क्यों? क्योंकि आप उनके धर्म को फॉलो नहीं करते, आप किसी और धर्म से बिलोंग करते हो। तो यहाँ पर आपके साथ धर्म के नाम पर भेदभाव हो रहा है। तो इस भेदभाव से आपको कैसा फील होगा? क्या ये चीज़ें आपको रिजेंटफुल बनाएंगी? रिजेंटफुल का मतलब होता है नाराज़गी या गुस्सा। तो क्या ये चीज़ें आपको गुस्सा दिलाएंगी? तो ऑब्वियसली आपको गुस्सा तो आएगा ही, क्योंकि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव होना। अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ कंप्लेंट करने को डिसाइड करें और आपको बदले में ये बोला जाए गो बैक टू इंडिया, तो आपको कैसा फील होगा? तो ऐसी चीज़ें आपको ऑब्वियसली गुस्सा दिलाएंगी, और आपका गुस्सा जो है वो दो तरीके से आएगा। एक तो आपके अंदर रिटेलिएशन की भावना होगी, मतलब टिट फॉर टैट की भावना होगी, जैसे बदले की भावना होती है, सेम ट्रीटमेंट देना। अगर आपके साथ किसी ने बुरा बर्ताव किया है तो आप भी सेम उसके साथ बुरा बर्ताव करें। इस भावना को कहते हैं या इस फीलिंग को कहते हैं रिटेलिएशन। ओके। एंड सेकंड, आपका गुस्सा या तो इस तरीके से आएगा कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको जस्टिस मिलना चाहिए। तो दो तरीके से आपका गुस्सा आएगा। तो पहला जो है रिटेलिएशन, उसमें आप क्या सोचेंगे कि क्रिश्चियंस के साथ भी सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए उन प्लेसेस पे जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम लोग मेजॉरिटी में हैं। तो इसे कहेंगे रिटेलिएशन की भावना, कि आपको वहाँ पर बैड ट्रीटमेंट मिला, तो अब आप चाहते हो कि वो जब हमारे देश में आएंगे क्रिश्चियंस, तो हम भी उनके साथ बैड ट्रीटमेंट करेंगे, या उनके साथ बैड ट्रीटमेंट होना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारे साथ भी बुरा बर्ताव किया। या फिर दूसरा, आप ये सोचेंगे कि सभी को जस्टिस मिलना चाहिए। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर 70 to 75% ऑफ पीपल आर वाइट पीपल, दे फॉलो क्रिश्चियनिटी। तो मेजॉरिटी ग्रुप के लोग हो गई हैं, और माइनॉरिटी में कौन है? जो अदर रिलीजन के लोग आ गए। तो जब आपके साथ भेदभाव होगा तो आप कंप्लेंट करेंगे, किन अथॉरिटी के आगे कंप्लेंट करेंगे? जो ऑलरेडी अथॉरिटीज़ जो हैं वहाँ पर वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, राइट। तो वो भी आपको ये कहेंगे कि अपने देश वापस चले जाओ। तो आपको सच में गुस्सा आएगा, क्योंकि आप धर्म के आधार पर आपके साथ जब भेदभाव होता है तो ये चीज़ें हर्ट करती हैं, राइट। तो इसी वजह से दो तरीके से आपका गुस्सा निकलेगा। एक तो रिटेलिएशन, जिसकी हमने अभी बात कर ली, और सेकंड क्या है कि आप सोचेंगे कि नहीं, सबको जस्टिस मिलना चाहिए। और इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आप ये कहेंगे कि किसी को भी धर्म के आधार पर आज के बाद डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कि आपके साथ कितना बुरा बर्ताव हुआ है, कितना ज़्यादा भेदभाव एंड डिस्क्रिमिनेशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ योर रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ, तो अब आप चाहेंगे कि किसी और के साथ सेम डिस्क्रिमिनेशन ना हो धर्म के आधार पर या बिलीफ के आधार पर। तो इन स्टेटमेंट की आवाज़ उठाकर आप कह सकते हो कि जो ये डोमिनेशन है धर्म के आधार पर, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। तो डोमिनेशन का मतलब होता है कंट्रोल अदर पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ओके।
और ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि आप धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, डोमिनेट नहीं कर सकते, किसी को परसिक्यूट नहीं कर सकते, एक्सक्लूजन नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें सेक्युलरिज्म का एसेंस है, मतलब बेसिक इम्पोर्टेंस है। और इस चैप्टर में आप यही पढ़ेंगे कि जो सेक्युलरिज्म वर्ड है इसका इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। So what we have learned till yet, that secularism means equal treatment of all religion by the state, that is country। कि सेक्युलरिज्म का मतलब है हर एक रिलीजन इक्वल है, इसके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। बट हमने लास्ट पेज पर यह भी पढ़ा कि अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री उठाकर देखें तो हमें ये पता चलेगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स किस तरीके से एक रिलीजन कम्युनिटी दूसरे रिलीजन कम्युनिटी को सप्रेस भी करती रही है एंड डिस्क्रिमिनेट भी करती रही है एंड डोमिनेट भी करती रही है। हिस्ट्री भी इसका एक गवाह है। लाइक अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री उठाकर देखें तो हमें ये पता चलता है धर्म के आधार पर किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन एंड परसिक्यूशन होता रहा है। सो दैट मीन्स इफ़ वी लुक बैक इन टू द टाइम देन वी कैन से people have been discriminated on the basis of religion for a very long time। discrimination का मतलब होता है भेदभाव करना, exclusion का मतलब होता है बहिष्कार करना, या ये कह सकते हो एक मेन स्ट्रीम से बाहर निकाल देना, और परसिक्यूशन का मतलब होता है किसी पर अत्याचार करना या एट्रोसिटी करना। और ये चीज़ें किन के आधार पर होती हैं? ऑन द बेसिस ऑफ और ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस एंड पॉलिटिकल बिलीव्स एज वेल। यहाँ पर एक परसिक्यूशन का एग्जाम्पल दिया है कि जो अडोल्फ हिटलर था वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जर्मनी का लीडर था। तो हिटलर और उसकी आर्मी ने जूस को बहुत परेशान किया। जूस कौन थे? जिन्हें हम यहूदी कहते हैं, जो यहूदी धर्म को अपनाए हुए लोग हैं उन्हें जूस कहा जाता है। और उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर इन पर बहुत अत्याचार किया गया, इनको परसिक्यूट किया गया एंड इनको मारा गया। मिलियंस ऑफ जूस वर किल्ड बाय हिटलर एंड हिज आर्मी। तो हुआ ये कि जब जूस ने अपनी स्टेट फाइंड आउट की इज़राइल, तो उस टाइम पर जूस के अंदर एक रिटेलिएशन की फीलिंग देखने को मिली। क्योंकि अब क्या हुआ कि जूस ने जब अपनी स्टेट फाइंड आउट की तो इन्होंने मुस्लिम और जो भी क्रिश्चियंस थे जो माइनॉरिटी में थे उनको बैड ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके साथ ऑलरेडी जर्मनी में बैड ट्रीटमेंट हो चुका था। तो यहाँ पर जूस के अंदर एक रिटेलिएशन की भावना भी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि जूइश स्टेट ऑफ इज़राइल लिखा है। ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि जब एक स्टेट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोफेस करने लगे, प्रोपेगेट करने लगे, तो उस स्टेट को कहा जाता है थियोक्रेटिक स्टेट। जैसे कि सऊदी अरेबिया भी एक थियोक्रेटिक स्टेट है। इसके बारे में मैं पहले बता देती हूँ कि थियोक्रेटिक स्टेट होता क्या है। थियोक्रेटिक स्टेट मीन्स that when a country that follows only one particular religion as a state religion, then that state is also called as theocratic state। कि जब एक कंट्री किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोफेस करने लगे एंड प्रोपेगेट करने लगे एंड उसे अपना स्टेट रिलीजन बना ले, तो उस कंट्री को थियोक्रेटिक कंट्री कहते हैं या थियोक्रेटिक स्टेट कहते हैं। जैसे कि इज़राइल जो है ये जूइश स्टेट है, इन्होंने एक पर्टिकुलर रिलीजन को स्टेट रिलीजन बनाया हुआ है। और उसी तरीके से जो सऊदी अरेबिया है, इन केस ऑफ दिस कंट्री इस्लाम इज़ अ रिलीजन, तो इनका जो स्टेट रिलीजन है दैट इज़ इस्लाम। तो इन दोनों कंट्री ने अपने एक रिलीजन को, मतलब जैसे इज़राइल की बात करें तो इज़राइल ने जूइश को, एंड सऊदी अरेबिया की बात करें तो इन्होंने इस्लाम को अपना स्टेट रिलीजन बनाया हुआ है। तो ऐसी कंट्री को कहा जाता है थियोक्रेटिक स्टेट। ओके, आगे बात करते हैं। सऊदी अरेबिया में जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं दे आर नॉट अलाउड टू बिल्ड एनी टेम्पल एंड एनी चर्च। कि नॉन मुस्लिम को तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि वो टेम्पल बनाए या चर्च बनाए। ऑल्दो जो मुस्लिम्स हैं दे आर अलाउड टू बिल्ड मॉस्क, बट नॉन मुस्लिम को टेम्पल या चर्च बनाने की इजाज़त नहीं है। और साथ ही साथ ना ही वो पब्लिक प्लेसेस पर प्रेयर के लिए इकट्ठा हो सकते हैं, या फिर ये कह सकते हो कि जो सार्वजनिक प्लेस होते हैं, जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, वहाँ पर नॉन मुस्लिम पीपल इकट्ठे होकर प्रेयर नहीं कर सकते या कोई ऐसी सेरेमनी नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते जो लाइक भगवान से रिलेटेड हो, उनके अपने या उनके अपने रिलीजन से रिलेटेड हो। ओके,
तो इसको क्या कहा जाता है, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है सऊदी अरेबिया में, ये है एग्जाम्पल एक्सक्लूजन का। एक्सक्लूजन का कैसे, जैसे कि देखिए पब्लिक प्लेसेस को कहा जाता है सार्वजनिक स्थान जिस पर सभी लोगों को जाने का अधिकार है, लेकिन यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स को अधिकार नहीं है कि वो जाकर प्रेयर कर सकें या वो कोई ऐसी सेरेमनी कर सकें जो उनके रिलीजन से बेस्ड हो। तो इसे कहा जाएगा एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लूजन। और परसिक्यूशन का एग्जाम्पल हमने हिटलर में देखा, लाइक किस तरीके से हिटलर और उसकी आर्मी ने जूस को परसिक्यूट किया। एंड डिस्क्रिमिनेशन तो हम इन तीनों एग्जाम्पल में लेकर चल सकते हैं। आपने जो ये अबव एग्जाम्पल देखे, इसमें हमने ये देखा कि एक रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी को या तो परसिक्यूट करती है या डिस्क्रिमिनेट करती है। और जो ये डिस्क्रिमिनेशन है, इट टेक्स प्लेस मोर इजीली व्हेन वन रिलीजन इज गिवन ऑफिशियल रिकॉग्निशन बाय द स्टेट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर रिलीजन। दैट मीन्स कि जो ये भेदभाव है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसको बढ़ावा तब ज़्यादा मिल जाता है जब एक स्टेट एक पर्टिकुलर रिलीजन को रिकॉग्निशन दे दे एट द एक्सपेंस ऑफ अदर रिलीजन। एट द एक्सपेंस ऑफ अदर रिलीजन का मतलब है कि दूसरे रिलीजन के लोगों को दाव पर रखकर एक मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन को रिकॉग्निशन दे दे। तो इससे क्या होता है, जो माइनॉरिटी ग्रुप के लोग हो गए उनके साथ तो एक्सप्लॉयटेशन हो गया, उनके अंदर सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी आएगी, और जिसको रिकॉग्निशन मिल गई जिस रिलीजन को, उसके पास पावर आ जाएगी। तो इस तरीके से जिसके पास पावर आ गई वो अदर रिलीजन के लोगों को परेशान करना या डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि देखिए जो स्टेट है उसके हाथ में ही पावर होती है, तो सबसे बड़ी पावर किसके पास होती है, स्टेट के पास। तो स्टेट अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोफेस करने लगे, प्रोपेगेट करने लगे, तो उस रिलीजन के पास क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी, और उस रिलीजन के लोग मेजॉरिटी में होंगे और वो गवर्नमेंट को अपने तरीके से रन करा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो माइनॉरिटी ग्रुप के लोग हैं उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आप सऊदी अरेबिया में देख सकते हो, वहाँ पर जो ये थियोक्रेटिक स्टेट है, इस्लाम जो उनका स्टेट रिलीजन है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके पास कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कोई टेम्पल या चर्च बिल्ड करा सकें, राइट। और कोई भी नहीं चाहेगा, क्लियरली कि कोई भी नहीं चाहता कि धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाए, कोई अनदर जो रिलीजियस कम्युनिटी है उनको डोमिनेट करे। तो हम ये चीज़ें पढ़ेंगे इंडिया के बारे में कि क्या यहाँ पर हमारी जो स्टेट है, क्या यहाँ पर धर्म के आधार पर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है या किया जा सकता है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इस पैराग्राफ में सेकुलरिज्म का रूट मीनिंग दिया हुआ है, तो एक बार इसको वन बाय वन लाइन करके पढ़ते हुए चलते हैं। देखिए प्रीवियस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं। अब जो ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, हमें सेफगार्ड देते हैं या हमारी सुरक्षा करते हैं अगेंस्ट द आर्बिट्ररीनेस ऑफ द स्टेट पावर एंड अगेंस्ट द आर्बिट्ररीनेस ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टिरैनी ऑफ द मेजॉरिटी। जो मेजॉरिटी ग्रुप के लोग हैं वो माइनॉरिटी लोगों को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, या ये कह लो कि जो मेजॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लोग होंगे वो माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी के लोगों को डोमिनेट करते हैं, सप्रेस करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, परसिक्यूशन करते हैं, एक्सक्लूजन करते हैं। तो उससे हमें कौन बचाता है, फंडामेंटल राइट्स बचाता है। अब टिरैनी का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को क्रूअल वे से ट्रीटमेंट देते हैं जस्ट टू पावर ओवर समवन एल्स, तो हम अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं किसी को सप्रेस करने के लिए, उसे टिरैनी कहा जाता है। तो फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द आर्बिट्ररीनेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड अगेंस्ट द टिरैनी ऑफ द मेजॉरिटी ग्रुप, ताकि वो माइनॉरिटी ग्रुप का एक्सप्लॉयटेशन ना कर पाएँ। The Indian Constitution allows individuals the freedom to live by their religious beliefs and practices as they interpret these. यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक इंडिविजुअल को एक रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि हर एक नागरिक बिल्कुल फ्री है, वो अपनी मर्जी से किसी भी रिलीजियस बिलीफ को प्रैक्टिस कर सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है एंड अपने धर्म को चेंज कर सकता है, एंड किसी भी धर्म को कोई भी नागरिक प्रोफेस कर सकता है, प्रोपेगेट कर सकता है, और धर्म के नाम पर किसी को सप्रेस नहीं किया जाएगा।
इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, मतलब जो अभी हमने यहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम देखी कि हर एक नागरिक के पास एक आज़ादी है कि वो किसी भी रिलीजियस या किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर इंडिया में एक स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया गया, और वो स्ट्रैटेजी थी कि जो पावर ऑफ रिलीजन है एंड जो पावर ऑफ स्टेट है उसको अलग अलग कर दिया जाए। दैट मीन्स स्टेट को धर्म से और धर्म को स्टेट से अलग अलग कर दिया, और इसी को सेक्युलरिज्म कहते हैं। सो सेक्युलरिज्म रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, कि इसका मतलब है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि रिलीजन स्टेट में और स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा, इन दोनों के बीच में प्रॉपर एक सेपरेशन है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि रिलीजन को स्टेट से अलग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ताकि डेमोक्रेसी को मेंटेन किया जा सके। कैसे डेमोक्रेसी को मेंटेन किया जा सकता है? देखिए, पावर किसके हाथ में होती है? पावर सबसे ज़्यादा हाथ में होती है स्टेट के। तो जो स्टेट की पावर है, अगर उसमें इंटरफेरेंस होने लगे रिलीजियस कम्युनिटीज़ का, तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी है उसके पास बेनिफिट्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि बातें उनकी ज़्यादा सुनी जाएंगी। तो स्टेट अगर किसी रिलीजियस कम्युनिटी को रिकॉग्निशन दे देता है और मेजॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी को ही रिकॉग्निशन मिलेगी, तो क्या होगा कि जो माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ एक एक्सप्लॉइटेशन होगा, और जो मेजॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी है फिर वो स्टेट की पावर का मिसयूज़ कर सकती है, और जो माइनॉरिटी ग्रुप के लोग हैं जो कि माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हैं उनको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे और उनको डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर किसकी आर्बिट्रेरीनेस चलने लगेगी? रिलीजियस कम्युनिटीज़ की, जो मेजॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक डेमोक्रेसी पर सवाल उठ जाता है। तो इसीलिए रिलीजन को स्टेट से अलग किया जा चुका है, ताकि स्टेट ना तो रिलीजन में और रिलीजन ना ही स्टेट में इंटरफेयर कर पाए, और जिससे एक डेकोरम मेंटेन किया जा सके डेमोक्रेसी का। अब एक बार इसको नेक्स्ट पेज पर कंटिन्यू करते हैं। तो इस पैराग्राफ में क्वेश्चन ये अराइज होता है कि रिलीजन को स्टेट से अलग करना क्यों ज़रूरी है। तो जैसा कि अभी हमने अबव पैराग्राफ में पढ़ा कि जो सेक्युलरिज्म है इसका इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो यही है कि ये रिलीजन को स्टेट पावर से अलग करता है। दैट मीन्स ये धर्म को राज्य सत्ता से अलग करता है, और जब धर्म को राज्य सत्ता से अलग कर दिया जाता है तो वो कंट्री डेमोक्रेटिकली फंक्शन कर पाती है, मतलब कंट्री में डेमोक्रेसी को मेंटेन किया जा सकता है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? यहाँ पर जनता का राज है। जनता क्या करती है? अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है, रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करती है। अब जो वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो राज्य को गवर्न करते हैं, अब वो लोगों की बेसिक नीड्स का ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जनता द्वारा चुने हुए होते हैं, तो वो लोगों की नीड्स का ध्यान रखते हैं और उन नीड्स के तहत रहकर और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप में रहकर वो काम करते हैं, और उनकी कोई भी आर्बिट्रेरीनेस नहीं चलती। तो ये होता है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि अगर ऐसे ही हम रिलीजन को स्टेट पावर से अलग कर देते हैं तो डेमोक्रेसी को मेंटेन किया जा सकता है, और लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम रिलीजन को स्टेट से अलग करते हैं तो जो रिलीजन की जो एक आर्बिट्रेरीनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है कि अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो हर एक देश में एक से ज़्यादा रिलीजियस ग्रुप होते हैं, और उसमें से जो रिलीजियस ग्रुप होते हैं उसमें से एक ग्रुप ऐसा होता है जो मेजॉरिटी में आता है। अब अगर सपोज़ कीजिए कि मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप के पास एक्सेस है स्टेट पावर की, मतलब वो राज्य की सत्ता में आ सकते हैं या आ जाते हैं, तो क्या होता है कि वो इजीली दूसरे माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, उनको परसिक्यूट कर सकते हैं, या फिनेंशियल रिसोर्सेज का मिसयूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है अगर राज्य सत्ता मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप के पास आ जाती है तो यहाँ पर मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप की मनमानी चलने लगती है। वो पावर को एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अपने तरीके से यूज़ करके और डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं उन लोगों को जो माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और उन लोगों पर काफ़ी अत्याचार किया जा सकता है। तो इसीलिए इस चीज़ को रोकने के लिए, मतलब कि जो मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप है उसकी मनमानी ना चले और डेमोक्रेसी को मेंटेन किया जा सके, सभी के राइट्स को ध्यान में रखा जा सके, इसीलिए रिलीजन को स्टेट से अलग करना जरूरी है, ताकि स्टेट पावर को रिलीजियस ग्रुप एक्सेस ना कर पाए और अपनी मनमानी ना चला पाए।
अब जो ये टिरैनी है मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप की, अगर मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप के पास पावर आ जाती है तो इनकी टिरैनी बढ़ जाती है। मतलब इनकी जो निरंकुशता है या जो इनका बैड ट्रीटमेंट है दूसरे लोगों की तरफ, या अपनी पावर से जो ये दूसरे लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, इससे क्या होता है कि ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। मतलब अगर मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप के पास पावर आ गई तो अब डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा मिल जाता है और इनकी टिरैनी बढ़ जाती है और कोअर्शन की संभावना होने लगती है। कोअर्शन का मतलब है जोर ज़बरदस्ती करना। अब ये जोर ज़बरदस्ती किस पर करते हैं? अदर रिलीजियस ग्रुप के लोगों पर। किस तरीके से? या तो उनको धर्म बदलने के लिए जोर ज़बरदस्ती कर सकते हैं, या फिर उनको वो अपने हिसाब से रहने के लिए मजबूर कर सकते हैं कि आपको हमारे धर्म के हिसाब से रहना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है उनके जो बेसिक राइट्स हैं वो उनसे छीन सकते हैं। जो मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप के लोग हैं, अगर उनके पास पावर आई तो वो माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप के जो बेसिक नीड्स राइट्स हैं वो उनसे छीन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर निरंकुशता बढ़ जाती है। एंड एट टाइम्स जो रिलीजियस माइनॉरिटीज से बिलोंग होते हुए लोग हैं ये उनको किल भी कर सकते हैं, उनकी हत्या भी कर सकते हैं। जैसे कि सऊदी अरेबिया में आप देख सकते हो किस तरीके से जो क्योंकि वो जो कंट्री है, इन केस ऑफ दैट कंट्री इस्लाम इज़ देयर रिलीजन, तो वहाँ पर जो इस्लाम को फॉलो करते हैं उनकी निरंकुशता वहाँ पर देखने को मिलती है और उनका डोमिनेशन देखने को मिलता है ऑन दोज पीपल हु बिलोंग्स टू माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप। So the majority could quite easily prevent minorities from practicing their religion। अब जो majority ग्रुप के लोग हैं जिनके हाथ में पावर है, अब वो minorities ग्रुप के लोगों को उनके धर्म के हिसाब से रहने के लिए उनको रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट का मतलब है रोकना। और ऐसा किसी भी धर्म के आधार पर डोमिनेशन होना, वॉयलेशन होना, या फिर किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती करना, एक्सक्लूज़न करना ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस ग्राउंड्स, ये चीज़ें जो हैं ये हर एक इंसान के राइट्स को वॉयलेट करता है, उनके राइट का एक्सप्लॉयटेशन होता है। क्योंकि हर एक नागरिक जो है वो इक्वल है इन फ्रंट ऑफ लॉ, बिकॉज जो आर्टिकल 14 है दैट ग्रांट्स इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज टू ऑल। तो आर्टिकल 14 सभी को इक्वलिटी प्रोवाइड करता है कि सभी लोग कानून के आगे इक्वल हैं। तो जो ये लोगों के पास बेसिक राइट है ये उनसे छीन लिया जा सकता है अगर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप के पास पावर आ जाए तो। क्योंकि डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है वो गारंटी ये करता है कि सभी लोग इक्वल हैं, उनके धर्म के आधार पर उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। यहाँ पर फिर से मैं एक और आर्टिकल को इंसर्ट करना चाहूँगी कि आर्टिकल जो 15 है इट एनलार्जेस द कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म टू द वाइडेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट बाय प्रोहिबिटिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पर ये आर्टिकल नहीं बताए गए हैं, मैं आपको सिर्फ ऐड करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आप साथ के साथ लिख पाओ और समझ पाओ चीज़ों को। आर्टिकल्स को रटना नहीं है, ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ समझना है आपको कि आर्टिकल 15 जो है वो सेक्युलरिज्म के कंसेप्ट को और ज़्यादा एनलार्ज इसलिए कर देता है क्योंकि आर्टिकल 15 में भी कहा गया है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा धर्म के नाम पर, रेस, कास्ट, जेंडर या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये सभी के जो है फंडामेंटल राइट्स हैं और अगर किसी के साथ ऐसा होता है, ऐसा लाइक किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है तो ये उसके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है। और अगर मेजॉरिटी के हाथ में पावर आ जाती है तो उनकी टिरैनी बढ़ जाती है एंड लोगों के फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो जाता है। तो लोगों के जो राइट्स हैं वो उनसे ना छीने जाएं, उनके मौलिक अधिकार उनसे ना छीने जाएं। तो इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट है कि जो स्टेट है उसको जो रिलीजन है उसको स्टेट पावर से अलग किया जाए। अब यहाँ पर सेकंड इम्पोर्टेंट रीज़न ये दिया गया है कि रिलीजन को स्टेट से अलग इसलिए किया गया है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ताकि हर एक इंडिविजुअल के फ्रीडम को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब यहाँ पर किस तरीके की फ्रीडम की बात हो रही है? यहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम की बात हो रही है कि अगर किसी को सपोज कीजिए अपना धर्म पसंद नहीं आ रहा है तो वो अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो सकता है, उनके पास ये राइट है और स्टेट इस चीज़ में इंटरवीन नहीं कर सकती और ना ही कोई किसी भी इंसान पर जोर ज़बरदस्ती कर सकता है धर्म परिवर्तन के लिए। तो हर एक इंडिविजुअल के पास ये राइट है कि वो अपने रिलीजन को छोड़ सकता है, वहाँ से एग्जिट कर सकता है एंड दे कैन एम्ब्रेस अनदर रिलीजन, कि दूसरे रिलीजन को एम्ब्रेस कर सकता है, मतलब दूसरे रिलीजन को अपना सकता है। एम्ब्रेस का मतलब होता है अपनाना। और
उनके पास हर एक राइट है कि वो अपने धर्म को या अपने धर्म के जो उपदेश हैं उनको अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है। यहाँ पर एक चीज़ समझाई हुई है कि अगर सपोज़ कीजिए कि आप हिंदुइज़्म को फॉलो करते हैं, आप हिंदुइज़्म में हैं और आपको एक रिचुअल है जैसे कि अनटचेबिलिटी। यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस टर्म, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस वेरियस टाइम्स। तो अगर आपको ये प्रथा पसंद नहीं है तो आप अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ऐसा ही दूसरे धर्म के लिए अप्लाई होता है कि अगर इस्लाम के लोग हैं, बुद्धिज़्म के लोग हैं, जैनिज़्म के लोग हैं, उनको अपने कोई रिचुअल पसंद नहीं आ रहे तो वो हिंदुइज़्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। यहाँ पर स्टेट कोई इंटरवीन नहीं करेगा और ना ही कोई जोर ज़बरदस्ती करेगा। तो ये आपके रिलीजियस फ्रीडम है। अब जो ये अनटचेबिलिटी की प्रथा है आपको नहीं पसंद आ रही है तो आप क्या करेंगे? आप इसमें चेंज करने की कोशिश करेंगे, रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर सोचिए, स्टेट की पावर उन लोगों के हाथ में है, उन हिंदूज़ के हाथ में है जो अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं। तो क्या आपके लिए ये ईजी होगा कि आप इस प्रथा में कुछ चेंज कर पाएँ? तो कहने का मतलब है, अगर आप किसी रिलीजियस कम्युनिटी के हाथ में अगर पावर है और उसी रिलीजियस कम्युनिटी में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा उस कम्युनिटी के अंदर चेंजेस लाना। क्यों? क्योंकि उस कम्युनिटी के पास पावर है और वो अपने तरीके से काम कर सकती है और अपनी मनमर्जियाँ चला सकती है। आप भले ही उस डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप से बिलोंग करते हो, स्टिल यू हैव टू फेस सो मैनी डिफ़िकल्टीज़ फ्रॉम योर फेलो मेंबर्स ऑफ योर ओन कम्युनिटी, क्योंकि आपको उस टाइम पर और ज़्यादा चैलेंज देखने को मिलेंगे। एंड दीज मेंबर्स हु हैव कंट्रोल ऑफ स्टेट पावर माइट से दैट देयर इज़ ओनली वन इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुइज़्म and that you do not have the freedom to interpret this differently. So that means अगर जो ये dominant religious group है इसके हाथ में पावर है तो राज्य की सत्ता जिसके हाथ में होगी, जिन डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप के हाथ में होगी, तो उसके पास ये नियंत्रण होगा कि वो अपने कम्युनिटी के लोगों को ये कहेंगे कि जो हिंदुइज़्म है इसकी सिर्फ एक ही व्याख्या है, सभी लोग अपने तरीके से इसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते और किसी को अधिकार नहीं है कि इसको डिफरेंट वे से इंटरप्रेट किया जाए। तो कहने का मतलब है कि एक रिजिडिटी आ जाती है और फ्रीडम जो है वो आपकी रिलीजियस फ्रीडम वो ख़त्म हो जाती है अगर रिलीजियस ग्रुप के हाथ में पावर आ जाए तो। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ और देखी कि अपने ही धर्म में रहकर भी लोग एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी था, इंट्रा एंड इंटर सप्रेशन बिटवीन द कम्युनिटीज़। दैट मीन्स कि लोग अपने धर्म में भी एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं और दूसरे धर्म के लोगों को भी दबाने की कोशिश करते हैं। अब अपने धर्म में दबाने की कोशिश का मतलब ये है प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, जो हिंदुइज़्म में किसी टाइम पर प्रचलित थी। तो उस टाइम पर क्या था कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो लोअर एंड लोअर से भी जो नीचे कास्ट के लोग थे, हरिजन्स जो थे, उनको दबाने की कोशिश करते थे। तो अगर सत्ता की पावर जो है वो रिलीजियस ग्रुप के हाथ में होगी, हिंदुइज़्म के हाथ में हो जाए अगर एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप अनटचेबिलिटी को अबोलिश नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है इस चीज़ से बचने के लिए, अपने रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए रिलीजन को स्टेट से सेपरेट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ आज के लिए इतना इनफ है। तो एक बार हम इसको कंक्लूज़न में पढ़ लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज हमने पढ़ा कि जो सेक्युलरिज्म है इसका मतलब क्या होता है, कि सभी धर्म जो है वो इक्वल हैं। फिर हमने ये देखा कि अगर वर्ल्ड हिस्ट्री उठाकर देखें तो धर्म के नाम पर कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन एंड परसिक्यूशन हुआ है। फिर हमने हिटलर का एग्जाम्पल देखा और आप हिटलर का एग्जाम्पल यहाँ पे भी डाल सकते हैं, किस तरीके से हिटलर और उसकी आर्मी ने जूस को परसिक्यूट किया था। फिर हमने जूइश स्टेट ऑफ इज़राइल का एग्जाम्पल देखा जहाँ पर क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ एंड मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को बैड ट्रीटमेंट दिया जाता है। फिर हमने सऊदी अरेबिया के बारे में देखा, किस तरीके से वहाँ पर जो मुस्लिम्स है वो तो मॉस्क बना सकते हैं लेकिन नॉन मुस्लिम्स को अधिकार नहीं है कि वो टेंपल और चर्च बिल्ड करें। फिर हमने ये इम्पोर्टेंस पढ़ी कि रिलीजन को स्टेट से अलग क्यों किया जाना ज़रूरी है, और जिसमें हमने ये देखा दो मेजर जो इसके हमने रीज़न देखे। एक तो ये था
कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोअर्शन ना हो लोगों के साथ, हत्याएं ना हो धर्म के नाम पर, इसीलिए रिलीजन को स्टेट पावर से अलग करना चाहिए। एंड सेकंड हमने ये देखा ताकि लोगों के जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर लोगों को अपना धर्म पसंद नहीं आ रहा तो वो धर्म चेंज कर सकते हैं या फिर अपने धर्म में कुछ चेंजेस ला सकते हैं। तो यहाँ तक हम इसको आज पढ़ते हैं। कल हम बात करेंगे व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में।